गाज़ा जो है वो एक छोटा सा खित्ता है। गाज़ा की टोटल पॉपुलेशन जो है 2.1 मिलियन। गाज़ा में मैं वेस्ट बैंक शामिल नहीं कर रहा। गाज़ा इज अ सेपरेट फ्रॉम द वेस्ट बैंक। अगर उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी देखें कि एक स्क्वायर किलोमीटर या स्क्वायर माइल में कितने लोग हैं, तो दे आर अबाउट 14,000 पीपल इन 1 स्क्वायर माइल। सो कंजेस्टेड। डेथ्स की अगर बात करते हैं तो 30,500 डेथ्स हो चुकी हैं इन गाज़ा इन लास्ट 5 मंथ्स। इन यूक्रेन टोटल 10,500 डेथ्स हुई हैं इन लास्ट 24 मंथ्स। पिछले एक साल में $74.3 बिलियन यूनाइटेड स्टेट्स ने यूक्रेनियंस को दिए हैं। इसराइल को अभी तक अमेरिका जो है वो $3.6 बिलियन मिलिट्री एड में दे चुका है। $0.5 बिलियन के करीब वो उनको मिसाइल डिफेंस में दे चुका है। प्लस उसने प्लेज किया है कि 2028 तक यानी नेक्स्ट 5 इयर्स तक वो $4 बिलियन पर ईयर देगा इसराइल को मिलिट्री एड के। यूक्रेन पे जो डेफिनेशंस हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो गाजा के लिए नहीं, और जो इसराइल के लिए हैं प्रिंसिपल्स हैं, जो इसराइल के लिए जो सॉफ्ट कॉर्नर्स हैं, वो रशिया के लिए नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बॉल्डी प्रोडक्शंस। आज हम आपके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आ रहे हैं। ये टॉपिक बेसिकली है कि हमारे सामने 2 किस्म के डबल स्टैंडर्ड्स हैं, और वो डबल स्टैंडर्ड्स जो हैं एक दूसरे से क्लैश भी कर रहे हैं। डबल स्टैंडर्ड्स की बात अगर हम करते हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप ने जिस तरह सपोर्ट किया है यूक्रेन को इन देयर यूक्रेन वॉर, यूक्रेन पॉपुलेशन को, ह्यूमैनिटेरियन कॉजेस को, उन्हीं स्टैंडर्ड्स को वो रेप्लिकेट नहीं कर पा रहे when it comes to Gaza and Israeli aggression against Palestinians। ये कन्फ्यूजन जो है आज हम थोड़ा सा इसको एड्रेस करेंगे और इसको रियलिस्टिक प्रिज्म के थ्रू हम देखेंगे। डिस्कशन आगे करने से पहले मैं 2 डेफिनेशंस हैं जिनकी मैं एक्सप्लेनेशन या उनको ब्रीफली डिफाइन करना चाहता हूँ। पहली डेफिनेशन या पहली टर्म जो है वो है रियल पॉलिटिक। रियल पॉलिटिक एक जर्मन टर्म है। इसका मतलब ये है कि ऐसा सिस्टम पॉलिटिक्स का और प्रिंसिपल्स का विच इज़ बेस्ड ऑन प्रैक्टिकलिटी रादर देन मोरालिटी एंड आइडियलिज्म। यानी ऐसा सिस्टम जो कि प्रैक्टिकलिटी की बेस पर हो, उसका ताल्लुक आइडियलिज्म और मोरालिटी से ना हो। प्रैक्टिकलिटी में अगर आइडियलिज्म या मोरालिटी आ रही है तो ठीक है, अगर नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल टर्म विच शुड बी केप्ट इन द बैक ऑफ योर माइंड फॉर टुडेज डिस्कशन। द सेकेंड इज इम्पीरियलिज्म। इम्पीरियलिज्म इस तरह है कि एक ऐसा मुल्क जो कि बड़ा है, ताकतवर है, और वो दूसरे छोटे मुल्कों पे, छोटा ज़रूरी नहीं है साइज में छोटे हों, मगर ताकत के लिहाज से कमज़ोर ममालिक के ऊपर वो रूल करता हो, हुकूमत करता हो। मगर ये हुकूमत डायरेक्ट हुकूमत नहीं होगी, इस हुकूमत में एक इनडायरेक्ट सेंस है, और इसमें 2 चीज़ें बड़ी अहम है इंपीरियलिज्म में। पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स या इन्फ्लुएंस और कंट्रोल बाय द स्ट्रॉन्गर कंट्री ओवर द वीकर कंट्रीज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और रादर द फोकस ऑफ इंपीरियलिज्म। यूनाइटेड स्टेट्स इज़ the imperial power on this earth for 21st century। यूनाइटेड स्टेट्स को चैलेंजेस हैं, चाइना चैलेंज कर रहा है और बहुत सारी ताकतें उसको चैलेंज कर रही हैं, बट इट इज़ द मोस्ट डोमिनेंट सुपर पावर और द इंपीरियल पावर ऑफ 21st सेंचुरी। यूनाइटेड स्टेट्स के चैलेंजेस क्या हैं? यूनाइटेड स्टेट्स का एक चैलेंज है एक्सपेंशन एंड ग्रोइंग चाइना। सो वो एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट उसके सामने आ रहा है। उसके साथ साथ उसके रीजनल चैलेंजेस है, लाइक रशिया उसका एक रीजनल चैलेंज है इन यूरोप, और जिसको उसने यूक्रेन वॉर की तरह की वजह से एड्रेस किया हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स के और चैलेंजेस में मिडल ईस्ट है। मिडल ईस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है? मिडल ईस्ट की इंपॉर्टेंस ये, इट इज़ सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। इट इज़ वेयर द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न सिविलाइजेशंस कम टुगेदर। मिडल ईस्ट के अंदर दुनिया का 25% जो है वो ऑयल है। मिडल ईस्ट के थ्रू स्विस कैनाल है जो कि लिंक करती है वेस्ट को विद इंडियन ओशन एंड द ईस्ट। उस स्विस कैनाल के थ्रू दुनिया की 30% ट्रेड कंटेनर्स गुजरते हैं। मिडल ईस्ट की इम्पोर्टेंस में उसकी कनेक्टिविटी विद सेंट्रल एशिया, विद साउथ वेस्ट एशिया एंड विद अफ्रीका है। सो मिडल ईस्ट
यूनाइटेड स्टेट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी रीजनल पावर्स हैं जिसमें इंडिया है, जिसमें जापान है, जिसमें ब्राज़ील है। ये इम्पॉर्टेंट पावर्स जो हैं वो यूएस फॉरेन पॉलिसी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। इसके साथ साथ यूएस इंपीरियलिज्म को एक चैलेंज है, वो है टू मेंटेन कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस ओवर द ग्लोबल ट्रेड एंड फाइनेंशियल मैकेनिज्म्स। ये चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है समझना। इन चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो उसके साथ साथ एक यूनाइटेड स्टेट्स का इंटरनल चैलेंज। यूनाइटेड स्टेट्स एक बहुत बड़ी इकॉनमी है। यूनाइटेड स्टेट्स की इकॉनमी का जो साइज़ है 2023 का, वो है $27.36 ट्रिलियन। 27.36 ट्रिलियन डॉलर्स। इस इकॉनमी का 40% जो मेन चंक है वो है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। अगर हम 40% को इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स देखते हैं तो इट कम्स टू $11 ट्रिलियन। दिस इज द साइज ऑफ यूएस मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स which may be bigger than the size of Europe or very large economies. So, considering these facts and statistics, we are very clear कि internally US economy को चलाने के लिए there is one entity which is really important and that is military industrial complex. So let's go ahead. मगर आगे जाने से पहले एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि 2023 में यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी ने शायद 1% ग्रो किया है, जीडीपी ने, सॉरी, मगर मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की ग्रोथ 16% हुई है and they have exported $238 billion worth of military equipment out of United States to various countries and various conflicts. Keep all this in your mind. यूक्रेन पे जो डेफिनेशंस हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो गाजा के लिए नहीं, और जो इजराइल के लिए हैं प्रिंसिपल्स हैं, जो इजराइल के लिए जो सॉफ्ट कॉर्नर्स हैं, वो रशिया के लिए नहीं है। उस चीज़ को जहन में रखते कुछ और स्टैटिस्टिक्स आपको बताते हैं। गाजा जो है वो एक छोटा सा खित्ता है। गाजा की टोटल पॉपुलेशन जो है 2.1 मिलियन। गाजा में मैं वेस्ट बैंक शामिल नहीं कर रहा। गाजा इज़ अ सेपरेट फ्रॉम द वेस्ट बैंक। तो पैलेस्टीनियंस जो गाजा में रहते हैं वो 2.1 मिलियन है। अगर उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी देखें कि एक स्क्वायर किलोमीटर या स्क्वायर माइल में कितने लोग हैं, तो दे आर अबाउट 14,000 पीपल इन 1 स्क्वायर माइल, सो कंजेस्टेड। व्हेन यू कम टू यूक्रेन क्योंकि बहुत बड़ा मुल्क है, उसकी 36 मिलियन पॉपुलेशन और पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 62 पर्सन्स पर स्क्वायर माइल है। सो इट इज़ नॉट डेंस एट ऑल। ये मैं सिर्फ इस वजह से बता रहा हूँ कि थोड़ा सा जोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट, कॉन्फ्लिक्ट की जो थ्रू तबाही होती है उसका देख ले, वो जहन में हमारे होना चाहिए। डेथ्स की अगर बात करते हैं तो 30,500 डेथ्स हो चुकी हैं इन गाजा इन लास्ट 5 months, which comes to about 6,000 deaths per month. In Ukraine, total 10,500 deaths हुई हैं in last 24 months. तो वो it comes to around 400 deaths. ये जो बेसिक स्टैटिस्टिक्स है, इसके बावजूद यूनाइटेड स्टेट्स जो है, जिसकी सोसाइटी जो है वो इंतहाई फेयर है, पीस लविंग है, दे लव रूल ऑफ लॉ, उनके सिस्टम्स ने वहाँ पर ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दी हुई हैं कि पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश, श्रीलंकन उठ के जाता है, मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, और वहाँ पे वो अपना ड्यू शेयर जो है उसको मिल जाता है। उसको किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं होती, उसको किसी रिश्वत की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसी सोसाइटी में ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं? Why a definition which is valid for Ukraine is not valid for Gaza? Now coming to certain statistics related to Israel and Ukraine, because हमें लगता है कि इजराइल और यूक्रेन अमेरिका के बहुत सगे हैं और वो उनके लिए कोई भी हद पार कर सकता है, मगर यहाँ पर आपको कुछ और रियलिटी नज़र आएगी। इजराइल को अभी तक अमेरिका जो है वो $3.6 बिलियन मिलिट्री एड में दे चुका है। $0.5 बिलियन के करीब वो उनको मिसाइल डिफेंस में दे चुका है। प्लस उसने प्लेज किया है कि 2028 तक, यानी नेक्स्ट 5 years तक, वो $4 बिलियन
पर ईयर देगा इसराइल को मिलिट्री एड के। सो टोटल समथिंग लाइक $25 बिलियन वो दे देगा अगले 5 साल में सिर्फ इसराइल को। मिलिट्री एड है, ग्रांट है, इट इज़ नॉट समथिंग, दे आर नॉट लोनिंग इट टू इसराइल। इसराइल की अपनी इकोनॉमी भी काफ़ी तगड़ी है, तो व्हाई इज़ यूनाइटेड स्टेट्स इन्वेस्टिंग सो मच इनटू इसराइल इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री, जबकि सारी दुनिया के एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि दिस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इसराइल एंड पैलेस्टाइनियंस, टू बी स्पेसिफिक हमास, डजंट हैव इंग्रेडिएंट्स ऑफ एक्सपेंशन, कि इसके में चांसेस नहीं है कि ये उस पर्टिकुलर जोग्राफी से निकल के ये इतनी एक्सपैंड हो कि ये मिडल ईस्ट को या ग्रेटर मिडल ईस्ट को, लार्जर रीजन को वो अपनी लपेट में ले सके। तो ये इसके बारे में तो कोई, सारे एक्सपर्ट्स ही कहते हैं कि इसके अंदर पोटेंशियल नहीं है इसको, इस कॉन्फ्लिक्ट को एक्सपैंड करने का। हाउएवर ये $25 बिलियन इन नेक्स्ट 4-5 ईयर्स क्यों इन्वेस्ट किए जा रहे हैं? ये इन्वेस्ट एक्चुअली यूनाइटेड स्टेट्स कर रहा है अपने इंटरेस्ट में, बिकॉज इसराइल के थ्रू यूनाइटेड स्टेट्स के इंटरेस्ट सर्व होते हैं इन मिडल ईस्ट। पहले इसमें जो सेंट्रलिटी थी वो 2 ममालिक की थी, एक सऊदी अरेबिया था, एक ईरान था। मगर जब ईरान में रेवोल्यूशन आया और शाह ईरान के बाद इमाम खुमैनी की हुकूमत आई, तो ईरान साइड पर हो गया, सऊदी अरेबिया था, और उसके बाद इसराइल को ग्रो किया गया। और अब इस वक्त सऊदी अरेबिया के साथ साथ इसराइल, ये 2 बड़े पिलर्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स की फॉरेन पॉलिसी के, जो सपोर्ट करते हैं उसको इन द मिडल ईस्ट। सो दिस इज़ वन रियलिटी। यूक्रेन के अंदर सिर्फ पिछले 1 साल में $74.3 बिलियन यूनाइटेड स्टेट्स ने यूक्रेनियंस को दिए हैं। उसमें से 92% जो है वो या तो मिलिट्री एड है या फाइनेंशियल असिस्टेंस है। 92% कम्स टू अराउंड समथिंग लाइक $72-73 बिलियन। $72-73 बिलियन ये वो हैं जो कि गए तो यूक्रेन में है, मगर उससे जो मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदा जाएगा और जो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी, उसका फ़ायदा किसको होगा? उसका फ़ायदा होगा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, और इन्फ्लुएंस्ड बाय और फंडेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स को। सो कमिंग टू द कंक्लूजन, we discuss the definition of realpolitik, that the practicality is central to the politics rather than morality and idealism. तो मुझे और आपको जो भी प्रिंसिपल्स अच्छे लगे या बुरे लगे, मगर फैसला जो ममालिक करते हैं, बड़े मुल्क करते हैं, स्टेबल मुल्क करते हैं, वो करते हैं प्रैक्टिकलिटी पे। तो प्रैक्टिकलिटी में इस वक्त गाज़ा की गुंजाइश नहीं है, यूक्रेन की गुंजाइश है, इर्रिस्पेक्टिव के कहाँ पे जानी नुकसान ज़्यादा हो रहा है, कहाँ पे जुल्म ज़्यादा हो रहा है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट। दूसरी बात है कि जो इंपीरियलिज्म है उसके चैलेंजेस है यूनाइटेड स्टेट्स, वो चैलेंजेस ड्राइव करते हैं किन चीज़ों को? उन प्रैक्टिकलिटीज़ को, उन प्रैक्टिकलिटी ट्रेंड्स को, जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स अपनी एक फॉरेन पॉलिसी बनाता है। जहाँ पर उसकी फॉरेन पॉलिसी को जो चीज़ सूट कर रही होती है, वहाँ पर वैल्यू सिस्टम, मोरालिटी एंड आइडियोलॉजीज़ जो हैं वो साइड पर चली जाती हैं। जहाँ पे उसकी गुंजाइश होती है तो वो वापस आ जाती हैं। सो लेट्स बी फ्रैंक टू आवरसेल्व्स एंड बी ऑनेस्ट टू आवरसेल्व्स। दुनिया में वही हो रहा है जो कि सब लोग इस रियल पॉलिटिक और इस इंपीरियल सिस्टम के तहत चल रहे हैं। Every power, every dynasty, every political force is adjusting as per the imperial designs and imperial factors of United States, कि उसके लिहाज से अपने आप को वो adjust करते हैं so that they suit the overall US design, because they all know ये किस वजह से हो रहा है। Thank you very much.